बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत महंगाई का एतराफ़ करती है और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी ये कहना था कि महंगाई है और महंगाई की वजह से अवाम परेशान भी हैं, लेकिन हम अब भी इस खित्ते का सबसे सस्ता तरीन मुल्क हैं। तो इसी हुकूमत की मुखालिफ जो अपोजिशन है, महमूद खान जो वज़ीर आला केपी हैं, उनका ये मानना है कि अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है कि महंगाई है। तो अपोजिशन हुकूमत के मुखालिफ निकली थी, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ तू तकरार शुरू हो चुकी और ज़िमनी इलेक्शन उसकी बुनियादी वजह बना। तो ज़िमनी इलेक्शन को लेकर और आगे वाले आने वाले बल्दियाती इलेक्शन को लेकर अपोजिशन की तवज्जो हुकूमत से हट चुकी है और एक दूसरे पर मरकूज हो चुकी है। अब शेर की धाड़ और तीर की यलगार पे बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये किस नहज तक अपोजिशन पहुंच चुकी है और अपोजिशन आने वाले दिनों में टारगेट किसको करने वाली है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ही बात करेंगे। बात का आगाज यहीं से करते हैं। अब अगर आसिफ अली जरदारी साहब का मौक़िफ़ सुना जाए तो बल्दियाती इलेक्शन को लेकर वो ये समझते हैं कि 1979 की तरह लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। क्या बज़ाहिर उनका ये बयान समझा जाए या फिर उन्होंने टारगेट अपना मरकूज कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दो चीज़ें बड़ा क्लियर होगा। लाहौर में क्लीन स्वीप पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट दे सकती है। उसकी वजूहात है, पीपल्स पार्टी 3 साल से काम कर रही है। या सर, मैंने कल इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाता निकाला। इवन मैंने NA 133 का वो इलेक्शन कमीशन के जो वोटर लिस्ट थी वो निकाली। 18 के इलेक्शन और अब के इलेक्शन, कितने नए रजिस्टर्ड वोट हुए हैं और कहाँ कहाँ वोट नए रजिस्टर्ड हुए हैं और जिन इलाकों में नए वोट रजिस्टर्ड हुए हैं वहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी को पहले कितना वोट पड़ा था, अब कितना वोट पड़ा, आने वाले दिनों में कितना वोट पड़ सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें देखी। पीपल्स पार्टी ने अपने मुख्तलिफ लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजला में, हलकों में, गली महलों, कूचों में, जहां उन्हें समझ आती है कि हम कुछ कर सकते हैं, एक तो उन्होंने अपने वोट रजिस्टर कराए। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने भी कराए हैं, मुस्लिम लीग नून ने भी कराए हैं, तहरीक इंसाफ ने भी कराए, लेकिन ये काम चला। अब आसिफ अली जरदारी साहब का ये सियासी नारा है कि लाहौर को फतह कर लेंगे। अभी तो लाहौर इतनी जल्दी फतह नहीं होता। और बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं ना, बल्दियाती इलेक्शन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब थे तो हर तरफ काफ लीग जीती थी, याद है आपको जी? तो काफ लीग किसी गली मोहल्ले में उस वक्त उसका यूनिट भी नहीं था। बल्दियाती इलेक्शन बहुत तब्दील होते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में 75% झुकाव जो होता है ना, वो हुक्मरान जमात की तरफ होता है, चाहे उसकी तंजीम हो या ना हो। PTI की तंजीम है, मुस्लिम लीग नून की तंजीम है, पीपल्स पार्टी की तंजीम है, लेकिन इनमें अगर किसी जगह पे 2 तंजीमें ज़्यादा मजबूत है तो मुस्लिम लीग नून और PTI है। तो इनके अंदर मुकाबला होगा। हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जो उन्होंने कहा है उस पर आज मैं ख्वाजा आसिफ साहब का भी सुन रहा था कि जरदारी साहब असल लीडर को छोड़कर खुद लीडर बने, यानी बिलावल को छोड़कर खुद लीडर बन रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू पीपल्स पार्टी की तरफ और नून लीग की तरफ से बड़ी सख्त आना शुरू हो गए। या सर, अब ज़िमनी इलेक्शन लाहौर का रिकॉर्ड का हिस्सा, हमने कहा था ये इलेक्शन दूरियाँ डालेगा। इस इलेक्शन के बाद सियासत किसी और तरफ जाएगी। आपको पता है कि अब क्या होने जा रहा है। ये बल्दियाती इलेक्शन में बहुत चीज़ें तब्दील ज़रूर होंगी, लेकिन मैं आसिफ अली जरदारी साहब का ये जो फ़िक्रा है वो ठीक नहीं है, वो नहीं कामयाब हो सकते। लाहौर से अभी टाइम लगेगा। एक हर यूनियन काउंसिल की एक और सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ, इस एक ज़िमनी इलेक्शन और आसिफ अली जरदारी साहब की धुआंधार तकरीर, धरती से बाहर रहने का ताना, तीर का शिकार शेर करेगा, शेर का शिकार तीर करेगा, शेर का शिकारी आसिफ जरदारी, ये जो नारे हैं ना, इसके बाद अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से बड़ी खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। जनाब, एक लेटर लिखा गया है जिस पर कई MNAs का, पार्टी अहदेदारान के साइन मौजूद हैं। वो लेटर गया है जनाब छोटे मियाँ साहब को भी, बड़े मियाँ साहब को भी, कि जनाब फैसला करें कि पीपल्स पार्टी को हम कंधा नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर भी। कथा कलामी के लिए माजरत, आप ये देखें कि जब 2 बयानियों की बात हो रही थी तो उस वक्त भी बेशतर रहनुमाओं ने किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक किया था। उस पर अमल दरामद कितना हुआ था? उस वक्त और बात थी, अब बात और है। जब आग लगती है ना घर को, तो फिर ही सारा कुछ चलता है। भाई, जब 2 बयानिए या दूसरी बात हो रही थी, उस वक्त हालात बिल्कुल तब्दील थे।
अब तो ये दो बहनिया की तो बात नहीं है। देखो शहबाज शरीफ जो है वो भी किसी सूरत में, मैं आपको ये भी बता दूं, शहबाज शरीफ भी नहीं चाहता पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी से तावन करे और या पीपल्स पार्टी उनसे तावन करे। अब मियां नवाज शरीफ भी नहीं चाहते। मैं आपको ये बिल्कुल संजीदा बात कह रहा हूं। और मजे वाली बात है, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती। नून लीग को तो क़यादत को तो खत लिख दिया गया, उसमें कह दिया गया कि किसी सूरत में भी हमें ये लिखा गया, अब हमें फैसला करना चाहिए कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ हर रिश्ता, हर तल्लक तोड़ना है। अब हमें कोई और चीज़ नहीं करनी, पार्लियामेंट के अंदर भी हमें उनकी मदद नहीं लेनी। बल्कि एक मैं रहनुमा का नाम बता ही देता हूँ, साबिक वज़ीर इत्तलात ने तो यहाँ तक कहा कि और कितनी दफ़ा डसे जाना है हमने। उन्होंने कहा जी फिर दोबारा हमारे साथ हाथ होना है, तो उस हाथ होने में जब वो डसते हैं हमें और हम खुद डसने के लिए, अपने आप को डसवाने के लिए आगे चले जाते हैं, तो पीछे हमारे लोग हमें धक्का दे के आगे भेजते हैं। ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है। उस्ताद मोहतरम ने, समझ गया आपको? जी जी जी, ठीक। तो अब ये तो बड़ा हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन देखा जाएगा जब होंगे, बाकी मामला देखा जाएगा जब होंगे। अभी तो सबको अपना घर बचाने की फ़िक्र पड़ी है ना, ज़हन में रखिएगा। अभी सिंध बचाने की भी फ़िक्र है कुछ लोगों को कि बल्दियात में वहाँ क्या होता है। अभी ये जो KPK के रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं, कुछ लोग बिला मुकाबला होना शुरू हो गए हैं, ये भी बहुत से लोगों को तकलीफ़ होना शुरू हो गई है। अब जरा अभी थोड़ा सा टाइम गुजरने दें। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो एक पार्लियामेंट के अंदर एक था ना कि पार्लियामेंट के अंदर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक ही महाज पे रहेंगे, वो मामला ख़त्म हो रहा है। मैं राना साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर मुस्तकबिल करीब को देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में जोड़ तोड़ करे दिखाई दे आपको, तो वो PTI के बंदे तोड़ने की कोशिश करेगी या PMLN के? दोनों के पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों के अफराद को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, तोड़ चुकी है। ये ज़रा खुशाब का इलेक्शन हो लेने दें जुमेरात को। मेरा कल इलेक्शन, कल है खुशाब का इलेक्शन, जुमेरात को कल सर इसका इलेक्शन हो। कल शाम को जब बैठेंगे ना तो उसके बाद देखिएगा फिर एक धुआंधार तकरीर होनी है पीपल्स पार्टी की, और उस धुआंधार तकरीर के बाद आप देखिएगा ना, उसमें आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर लाहौर के अंदर मार्जिन अपना बढ़ा लेती है वोटों का, तो वो मजमूई तौर पर एक तासुर ये देना शुरू कर देगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में बरसरे इक्तदार आएगी। तो क्या आपको ये लगता है कि वो तासुर अपना कायम कर चुकी है? जरदारी साहब ने तकरीर में क्या कहा है? जरदारी साहब का मौक़िफ़ एक अलग से, तासुर को कायम करना वो एक अलग बात। यही तो तासुर दिया उन्होंने, और क्या किया है? मुझे बताएं कि वो बड़ी अच्छी बात है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि 2 सालों में पीपल्स, 3 सालों में पीपल्स पार्टी ने ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि वो इक्तदार में आ जाए? आप तो ऐसा तो मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं दिया, ऐसा तहरीक इंसाफ ने भी नहीं दिया। तो फिर यही होता है ना, जब आप वोट ले जाते हैं किसी भी तरीके से, तो फिर आप ये बावर कराना शुरू कर देते हैं कि हम जिस तरीके से भी वोट लेके गए हैं कुछ लोग हमारे पीछे खड़े हैं। आप जो समझ सकता है वो समझ गया कि कुछ लोग हमारे पीछे खड़े हैं, अगली बारी हमारी है। तो ये तासर जो है, जब ये तासर आना शुरू हो जाता है तो मेरी जान, मेरे भाई, फिर बहुत से लोग जो है ना जो खड़े होते हैं लाइनों में, जिन्होंने सिर्फ इक्तदार की कश्ती में बैठना होता है, तो फिर वो रुख करना शुरू कर देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले अगले 1 से 2 माह में सर आप मुहाजरा ही देखिएगा। अब हुकूमत की तरफ तवज्जो नहीं होगी। चले मैं आपको ये भी कह दूँ, हुकूमत की तरफ तवज्जो नहीं होगी तो मैं आपको ये भी बता दूँ, क्या पीपल्स पार्टी की एक अहम शख्सियत के किसी जगह राब्ते नहीं हुए? वो तो फिर मजमूई तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी राब्ते हुए हैं ना। और क्या मुस्लिम लीग नून जो है उसके लीडर जो है वो अगले 1 या 2 दिन में इस्लामाबाद जाकर किसी से मुलाकात करने नहीं जा रहे? क्या मुस्लिम लीग नून के एक लीडर को पैगाम नहीं आया कि आप इस वक्त फलां सफ़ीर से मुलाकात करें, और जिस मुल्क की वो सफ़ीर से मुलाकात कर रहे हैं 1 या 2 दिन में आपके सामने आ जाएगी? वो मुलाकात किसके कहने पे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन करने जा रहा है, उसमें तासर क्या दिया जाएगा, उस मुलाकात के बाद किसको क्या पैगाम भेजा जाएगा? यानी वो क्या देखें, बिल्कुल। क्या मुझे बताएं, अयाज सादिक साहब बाहर गए हुए हैं, किस लिए गए हुए हैं? अयाज सादिक साहब किन से मिलने गए हैं? और क्या पंजाब के अंदर एक तासर देने के लिए, एक सिर्फ तासर की रोल कुछ नहीं, कि पंजाब में हम इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कोशिश करते हैं,
ताकि पीपल्स पार्टी को जवाब दिया जाए कि आपके बगैर भी हम सब कुछ हैं, और दीगर कुछ चीज़ें, कुछ इतलात किसी तक पहुँचाने के लिए, अंदर की बात कि क्या होने जा रहा है जनाब, क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये करने गए हुए हैं। तो ये आप पूछना चाहते थे, चलें अगले 2 दिन में आप देखिएगा ना किसकी किस मुल्क के सफ़ीर से और किस जगह मुलाकात होती है, फिर उसके बाद कौन किस जगह किससे मिलता है। चलें उसको पीपल्स पार्टी के जो लोग लाहौर आए थे, बड़े अहम लोग, उसके बाद इस्लामाबाद भी गए हैं, वो किस लिए गए हैं? जाना तो कराची चाहिए था, कराची की बजाय कुछ लोग कराची चले गए, कुछ इस्लामाबाद चले गए। तो यासर दरवाजे खुले हैं, हर शख्स उससे अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। अब कौन किस तरह कितनी जल्दी दाखिल होता है और दाखिल होकर किसको वहाँ पर क्या मिलता है, ये देखना है। इशारा तो हम दे चुके हैं, मुलाकात होती है तो फिर उस पर मजीद डिस्कस भी कर लिया जाएगा। राना साहब, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी मजीद बात करेंगे, लेकिन इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक। उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहिएगा स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी सूरत हाल पर ही मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल की समत का तयन क्या किया गया है, मुस्तकबिल में गोल क्या रखे गए हैं और उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा किस हद तक कोशा है, इसी बारे में बात करने के लिए अली परवेज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अली परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली परवेज साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में जो मार्का मारा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। इसी से बात का आगाज़ करते हैं। मुस्तकबिल माजी करीब के अंदर आपका जो इत्तेहाद था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा। इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, जिसे आप वोट शोर हुकूमत कहते हैं, आपकी एक तकरीर का हवाला दूंगा जो जीत के वक्त आपने कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से अपना पैसा चोरी करके लाहौर में लगाती रही। तो यानी आपके मुताबिक जो वोट चोर हुकूमत है उसके मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए आपने जो पैसा चोर हुकूमत थी उसके साथ मिलकर बना लिया। यासिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो PDM के पीछे मकसद था वो यही था कि सारी ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी होके इस नालायक हुकूमत जिसने एक गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी, हम उनको टफ टाइम दे सकते। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है PDM के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स आई वो आपके सामने है। किस तरह से छोटे छोटे ओहदों के पीछे हमने पूरी की पूरी तहरीक को खतरे में डाल दिया, वो आपके सामने है। और उसमें किसका क्या किरदार था, मैं अब उसके ऊपर क्या जाऊं। आप जो मेरी तकरीर की बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल उसको फुली ओन भी करता हूं। और मैं सिर्फ आपसे गुजारिश इतनी सी करूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दे दें, क्योंकि अब ये सारे का सारा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ने आगे एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी हुई है। और मेरी नजर में कोई भी अवाम का लूटा हुआ पैसा या कोई रिश्वत का पैसा या किसी वोटर को लालच दे के अगर उनकी हमायत हासिल करना चाहता है तो ये काबिल सजा एक अमर है। तो उसके मुताबिक जरा अब ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए। मेरे पास जो सबूत हैं, सारी चीजें, मैंने बड़ा कुछ देखा है। आपके पास स्टूडियो में राना अजीम साहब बैठे हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह सारे इलेक्शन को कवर किया है। जिस किस्म की गलाजत इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर मैंने देखी है, और यकीन माने मैंने इससे पहले भी बड़े इलेक्शन लाहौर के अंदर होते देखे हैं, उसके अंदर होलसेल गलाजत तो मैंने देखी होगी, पर इस दफा जो परचून की गलाजत हुई है ना, कि आप कुरान पाक की बेहुरमती करते रहे, आप बाकी मुकद्दस किताबों की बेहुरमती करते रहे, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते रहे, जिसके ऊपर सारी की सारी एविडेंस शहादतें सारी इलेक्शन कमीशन के पास चली गई हुई हैं। अच्छा अली भाई, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास आपने बहुत से सबूत दे दिए। जी सर, आप समझते हैं कि यहां पर भी वही इंक्वायरी होगी, वैसी इंक्वायरी होगी जो डस्का में हुई है? सर मैं दुआ गो हूं, और मुझे यह भी मालूम है कि वो फोरेंसिक के लिए सारी की सारी एविडेंस चली गई हुई है। और उसके अंदर क्योंकि हमने इस हद तक उनको कंप्लेंट के अंदर लिख के बताया है कि आपने कौन कौन सी प्रेमिसेस इस्तेमाल की हैं, आप जाएं वहां पे उनको देखें कि क्या ये वही जगह है या इन्होंने जो एक मनगढ़ंत हमारे खिलाफ जो वीडियो बनाई थी उस किस्म की कोई हरकत है। तो फोरेंसिक वाले जो है वो खुद ब खुद ही इस चीज को असर्टन कर लेंगे, इसलिए मुझे इससे ज्यादा आगे कहना नहीं बनता। मैं जो अपनी पार्टी से गुजारिश करूंगा, बल्कि मैंने अपनी ये क्वाइफ सारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ गए। जी बिल्कुल,
देखें बिल्कुल बिल्कुल राना साहब, आप माशाल्लाह एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। आपको बड़ा अच्छी तरह पता है कि जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो इवेंट्स जिनको मैं गलाजत कह रहा हूं वो किस तरतीब के साथ अनफोल्ड हुए थे हमारे सामने। आपको याद होगा कि वो पीपल्स पार्टी के कौन से 2 दफ्तर थे, वो किन लोगों के दफ्तर थे जिनके बाहर किलोमीटर की लाइनें नजर आती थी, जहां पे लोग 2-2 हज़ार रुपए लेने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, और वहां पे अंदर जाके क्या उनसे कुरान पाक के ऊपर हल्फ लिया जाता था या बाइबल के ऊपर हल्फ लिया जाता था कि नहीं जाता था, और बाद में लोगों ने आके क्या कहा। ये बात आपकी मानते हैं, शहादतें जो है वो हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी मौजूद हों, लेकिन सवाल यह है कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें आपकी जीत के कवी इम्कानात मौजूद थे, वहां पे टर्न आउट जो है वो 19% से कम क्यों रहा? दूसरी बात यह कि आपके वोट इस हद तक क्यों गिर गए कि आपके मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, टर्न आउट कम होने के बावजूद भी वो 32,000 वोट ले जाती है? अच्छा यासिर, बहुत अच्छा सवाल है। अब मेरी जरा अर्ज ये है कि जब आपका वन साइडेड मुकाबला हो ना तो लोगों का उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कम हो जाता है, और ज़िमनी इलेक्शन के डायनेमिक्स जो होते हैं उसमें ये तो नहीं हो सकता था कि अगर जनरल इलेक्शन में 50% टर्नआउट था तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी 50% टर्नआउट होता, जबकि आपको कोई खातिर ख्वाह मुकाबला भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। तो टर्नआउट बिल्कुल कम था, पर उसके अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का शेयर ऑफ द वोट है वो बड़ा है, घटा नहीं है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीड भी जो 12,000 थी वो उठ के 14,500-15,000 ऊपर है, वो ये है। और जो बात आपकी मैं बता रहा हूं कि जी पीपल्स पार्टी का जो 5,550 वोट था वो उठ के 30-32,000 किस तरह हो गया, उसके पीछे तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कारस्तानियां थी और जरदारी साहब क्यों 10-12 दिन से लाहौर के अंदर बैठे थे, और राजा परवेज अशरफ साहब यहां पे क्या करते फिर रहे थे और क्या गुल खिला रहे थे। मैंने उनकी तरफ इशारा कर दिया। मुझे, मैं आपसे मुदबाना गुजारिश करूं, मैं किसी बात से पीछे नहीं हट रहा, ये जरा फोरेंसिक कर लेने दें। उसके बाद जब आपको एक इंडिपेंडेंट जगह से ये चीजें वेरीफाई हो जाएं तो उसके बाद हम इस बात को आगे लेके चलेंगे। पर मैं इलेक्शन इस पे आगे चलते हैं। आपके इस प्रोग्राम के आपने भी आसफ अली जरदारी साहब की बात की है जी, आपके कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं जी जी। आसफ अली जरदारी साहब ने कल जो अपनी तकरीब परसों जो उन पर इल्जामात लगा दिए हैं, उन्हें कहा कि ये धरती के है ही नहीं, ये इस मुल्क में मरना नहीं चाहते और सख्त लफ्ज़ हम नहीं अदा कर सकते। फिर उसके बाद शेर का शिकारी आसफ जरदारी, फिर गली गली में आपसे लड़ेंगे, आपको गली मोहल्लों से निकालेंगे। ये क्या आप उनके साथ प्यार मोहब्बत की जपियाँ डाल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर? वो आपके लीडर को इतना सख्त कह रहे हैं। राना साहब, वो कल की जो उनकी तकरीर थी उसको थोड़ी सी गुंजाइश दे दें, क्योंकि उनको बड़ी बुरी मुंह की खानी पड़ी। आपने खुद तो उनकी बात सुन ली थी कि माशाल्लाह उन्होंने तो 50,000 वोटों का इंतजाम किया हुआ था, जिसमें से 40,000 वोट उन्होंने खरीदे थे। क्या कामरान खान साहब ने दुनिया के ऊपर ये शो अपना नहीं किया पूरी इस चीज के ऊपर? क्या मुझे और आपको मालूम नहीं है उनकी क्या प्लानिंग थी? तो जब उनको ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और वो भी उस वक्त जब हमारी कोई सीनियर लीडरशिप उस हल्के के अंदर नहीं आई और उनकी सारी की सारी लीडरशिप उस हल्के के अंदर थी, और उसके बावजूद इस किस्म का रिजल्ट आया, तो उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू करनी थी ना अपने गुस्से के अंदर, अपनी नदामत के अंदर। बात इस तरह से, अगर उनको मियां नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के ऊपर इतना इतराज था, तो जब पीडीएम का वो जो जॉइंट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब वो बयानिया बना था, उसके अंदर शर्त लिख देते कि हम आपके साथ इत्तेहाद 32,000 पे गए, वो तो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं 32,000 पे जाने के बाद। राजा परवेज अशरफ साहब का मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट चोरी का इल्जाम लगा रही है, वो भी पंजाब में। ये तो कयामत की निशानी है। यासिर, मैं किसी बहस में नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं अपने साथ जो आपके स्टूडियो में ना, ही इज वन ऑफ द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, उनसे पूछ लें कि वहां पे क्या होता है। मेरे क्यों बार बार आप मेरे से एक बात करवाना चाह रहे हैं? मैं अपनी बात पे कायम हूं। इन्होंने गलाजत और जो मंडियां और वहां पे लोगों की और वोटरों की तजलील की है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, मैं आपके सामने बता रहा हूं। और इंशाल्लाह इलेक्शन अली भाई आपकी बात दुरुस्त है, मैं इस वक्त मैं बोल नहीं सकता ना वो चीजें, लेकिन मैं आपको मजे वाली बात बता दूं, हमने आपके इलेक्शन से एक दिन पहले हमने वो सारी चीजें बता दी थी, हमने अपने तई फॉरेंसिक कर लिया था और सारी चीजें बता दी थी जो आपने भेजी हैं। नहीं, वो हमने यासिर मैं आपको बताऊं, उसमें बड़ा आसान हो गया हुआ काम। वहां पे लाहौर न्यूज के एक जर्नलिस्ट हैं फहद शहबाज खान साहब,
उन्होंने इसके ऊपर 3 प्रोग्राम किए, उसके अंदर लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया जिन्होंने 2-2 हज़ार लिए हैं, उन्होंने अंदर के मंजरनामे जो हैं हल्फ के ऊपर बताए हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी के जो लीडरान जो वोट खरीद रहे थे, लिस्टें बनवा के राजा परवेज अशरफ से अप्रूव करवा के पैसे दे रहे थे, उनकी ऑडियो क्लिप्स चलवा दी हैं, उनके फोरेंसिक करवा दिए। तो ये तो आप कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार इस चीज को हम डिस्कस करने के बजाय सिर्फ इंतजार करें और ये उम्मीद रखें कि जिस तरह इलेक्शन मंतकी अंजाम पे पहुंचाया, इसी तरह इस रिपोर्ट को भी मंतकी अंजाम पे पहुंचाएंगे, क्योंकि वरना इस मुल्क के अंदर कोई शरीफ आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। मैं इसलिए गुजारिश करूंगा इलेक्शन कमीशन को इसको मंतकी अंजाम पे लेकर इंतजार कर लेते हैं। ये तो बता दें, अब हो गया इलेक्शन, चले आसफ अली जरदारी साहब ने, जिस तरह आपने कहा है कि अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए, आपके बकौल उनका तो वोट बड़ा, उनके जिस तरीके से भी उन्होंने, अब कौमी असम्बली में जब आप जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो यही आसफ अली जरदारी साहब होते हैं, यही राजा परवेज अशरफ साहब होते हैं, और एक दफ़ा तो राजा परवेज अशरफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कुछ फैसला भी हो गया था अगर अदम एतमाद आती है। अब पार्लियामेंट के अंदर आप क्या समझेंगे जिन्होंने सिंध का पैसे चोरी किया, जो आपने कहा, जो वोट चोरी करते हैं, जो बेहरमती करते हैं मुकद्दस किताबों की, तो क्या अब मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी के साथ पार्लियामेंट के अंदर चलेगी? राना साहब, मैंने आपको अपनी राय बता दी है, पर अगर किसी बड़े मकसद के लिए, जिसके अंदर ये इमरान खान की नालायक हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए हमें पार्लियामेंट के अंदर जो भी लोग बैठे हैं उनके साथ अगर किसी किस्म की कोऑपरेशन करने की जरूरत है या नहीं है, इसके ऊपर मेरी पार्टी की जो क़यादत है वो फैसला करेगी, और मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूं। मैंने जो अपनी राय है वो आपके सामने रखी है, और आपकी ज़ाती राय क्या है? आपकी ज़ाती राय क्या है? मेरी ज़ाती राय यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कॉन्डक्ट रहा है पीडीएम के अंदर, जिस तरह से उन्होंने अपने मफादात के पीछे, और वो भी छोटे छोटे मफादात, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, राना साहब कितना बड़ा होता है, उसके आप उनका रवैया उस पर देख लें। फिर जब उनसे पूछा जाता है तो वो किस तरह से जाके एक शो कॉज या एक्सप्लेनेशन ना देने का बहाना बना के पूरी तहरीक को कमजोर करते हैं। उसके बाद इस किस्म का जो मकरू चेहरा, जिसके अंदर वो गलाजत, जिसके अंदर सारे के सारे सियासतदान को उन्होंने इस मैल में मल दी है, वो लेके सामने आ जाते हैं सिर्फ किस मकसद के लिए, और एक सीट के पीछे। तो मेरा तो उनके ऊपर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अली परवेज साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, तो आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर है, जब आप किसी पार्टी को चोर कहते हैं और चोर का ही मुकाबला करने के लिए चोर के साथ मिल जाते हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात तो फिर एक आम कारकुन को भी तो होंगे ना, उसको जवाब क्या देना? मैंने यासिर आपको अपनी बात बता दी है, मैं उसके ऊपर कायम हूं। और मेरी नज़र के अंदर जरदारी साहब और ये जो राजा परवेज अशरफ साहब के जो ये कारनामे हैं ना, इन्होंने बिलावल जो बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़े बड़े इकदार और मेयार की बात करते थे ना, इन्होंने उस सारी की सारी कहानी को भी पंजाब की सरजमीन के ऊपर अपने इस बोझ तले दफन कर दिया। ये मेरी जाती राय है। और बिलावल को जो स्पेस मिलनी थी, अब इन कारस्तानियों की वजह से लाहौर की अवाम उसको भी रद्द कर देगी। और अगर मेरी पार्टी फिर भी इन चीजों को देखते हुए कोई पीपल्स पार्टी के साथ कोऑपरेट करके कोई इन हाउस चेंज के लिए या कुछ और एफर्ट करना चाहती है, तो मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूं। मगर मेरे से जब मेरी राय पूछी जाएगी, मैं उनको ये उनका मकरू चेहरा जो पीपल्स पार्टी का हमने ज़िमनी इलेक्शन में देखा है, वो बार बार दिखाऊंगा, और जो उनका जो पीपल्स पार्टी का रवैया पीडीएम को कमजोर करने के अंदर है, वो दिखाऊंगा। मेरी तो ये राय है। अजारी भाई, आप फ्रांसिंग कराने जा रहे हैं, भेज दिया है, सारा कुछ हो गया है इस सर्कल की। एक और भी वीडियो है, ऑडियो है, राना शमीम साहब ने जो पेश किया, जो एफिडेविट है, उसके बाद एक जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो आई। तो मुस्लिम लीग इसके लिए फोरेंसिक के लिए क्यों नहीं जा रही? इस पर मुस्लिम लीग अचानक पीछे क्यों हट गई है? अच्छा, मैं राना शमीम कहने से पहले, इन्होंने जो पीपल्स पार्टी वाले या पीटीआई वाले हमारे दोस्तों ने एक मनगढ़ंत एक वीडियो हमारे ऊपर भी बनाई थी ना, जिसके अंदर पर्दों के ऊपर हमारी फ्लेक्सें लगी थी और हम पैसे दे रहे थे, तो वो मैं उसका जवाब देता हूं। मैं अपनी वालदा और अपने वकील जो हैं उनके साथ जरूर ये मशवरा कर रहा हूं कि मैं DGFIA को खत लिखने लगा हूं, साइबर क्राइम वालों को, कि इसकी भी फोरेंसिक कराएं और जो लोग इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दें। तो एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात इस तरह से है कि जो राना शमीम साहब का मामला है, देखें राना साहब, अब एक तो ये मामला सब जुडिस है, दूसरी बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब ने जब स्टोरी की थी, उन्होंने कहा था कि मैंने राना शमीम साहब से कॉन्फर्मेशन ली, उसके बाद राना शमीम साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आए और वो उससे मुकर गए।
और अब जो मुझे दोबारा सुनने के अंदर आ रहा है वो ये है कि शायद उन्होंने दोबारा उसको एफिडेविट को ओन कर लिया है। तो एक दफा जरा कोर्ट तय तो कर लेना कि उसके राना शमीम साहब की या अखबार का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। एक दफा जब सारे हकाइक सामने आ जाएंगे तो हम उसको फिर आगे लेके चलें तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा, क्योंकि ये एक नहायत ही हसास मामला है। इसके अंदर अदलिया की साख के ऊपर, ये कुछ साकिब निसार की जात का मामला नहीं है, इसके अंदर सारी की सारी अदलिया की साख की इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरा सिर्फ गुजारिश इसमें भी यही होगी कि थोड़ा सा मोहतात, थोड़ा सा एहतियात बरत लें, और जब ये मामला थोड़ा सा अदालत के अंदर क्लियर होते हैं तो हम उसके ऊपर फिर डिस्कशन अगर करें। परवेज मलिक साहब, इस पे भी आप पे एतराज किया जाता है कि इस मामले को आप अदालती मामला कह के इससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि बेशतर केसेस ऐसे हैं जो अदालत में चल रहे हैं उस पर आप खुल के गुफ्तगू कर लेते हैं। नहीं, मैंने कतन नहीं कहा, मैंने आपको कहा है कि इसको जरा कंक्लूड होने दें। बिकॉज अंसार अब्बासी साहब ने बेपनाह फोरम्स के ऊपर आके कहा है कि जी कि मैं इस स्टोरी को ओन करता हूं, मैंने राना शमीम साहब को पूछा था, उन्होंने मुझे कंफर्म किया और फिर मैंने एफिडेविट को पब्लिश किया था। तो अब तो पहले ये मामला अंसार अब्बासी साहब और राना शमीम के दरमियान तय होगा ना कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। एफिडेविट को तो दोनों ओन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है, आखिरी सवाल ये प्राइवेट, अली भाई आखिरी सवाल, मुस्लिम लीग नून जो है उसकी खामोशी उतनी देर तक रहेगी जब तक अदालत की तरफ से कुछ हो नहीं जाता। आप यही कहना चाहते हैं ना? देखें, नहीं राना साहब, बात यह है कि जब आप इस किस्म की हरकत देखते हैं जो जुडिशल प्रोसेस के अंदर आपको नजर आए, तो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो सस्पेक्ट हो जाता है। इसलिए जो आपने उनकी बिना के ऊपर सजाएं दी हैं, आप ये खाली राना शमीम का मामला नहीं है, अरशद मलिक साहब का भी मामला देख लें। जब आप जजों को सजाएं दे देते हैं इस किस्म की आपकी इरेगुलरिटीज के ऊपर, तो ये किस तरह हो सकता है कि आप केस को रीट्रायल में ना लेके जाएं और जो फैसले हैं वो सस्टेन कर जाएं। तो गुजारिश ये है इस मामले को तय कर लें, और अगर ये क्रेडिबल है तो उसका मतलब ये है कि वो वर्डिक्ट्स जो इन्होंने दिए में वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। इस केस का फैसला आने का इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर अगली समत का तयन करेंगे कि कौन सा बयानिया अपनाना है। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बदकिस्मत से हम वो मुआशरा हैं जिसके अंदर अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से कार्ड इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। कभी रिलीजन कार्ड इस्तेमाल किया जाता है और कभी जेंडर कार्ड इस्तेमाल करके अपना मफाद हासिल किया जाता है। फैसलाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खबर ये आई कि कुछ औरतों को बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये मुबैना तौर पर खबर सामने आई, लेकिन उसके बाद फिर इसके कुछ मज़ीद पहलू भी सामने आने लगे। कुछ CCTV फुटेजेस मंजर आम पे आई जिसमें देखा जा सकता था कि वो औरतें दुकान में दाखिल होती हैं, वहाँ से अशिया को चोरी करने की कोशिश करती हैं। जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो वो खुद को बरहना करती हैं। ये मौक़िफ़ है उस दुकानदार का। अब इस खबर के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। केस इस पर चल रहा है और इस वक्त जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इसी खबर का फोरेंसिक करने की कोशिश करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, आप देखिए कि जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह शिफ्ट हुआ। इसके दरमियान में जो हकायक अवाम तक पहुंचाए गए, क्या आप उसे ठीक हकायक समझते हैं या यकतरफा समझते हैं? या सर, बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया जहां कुछ लोगों को कुछ हद तक बेहतर है, वहां बहुत हद तक बुरा भी है। अब मुझे एक बात बताएं, आज कुछ CCTV फुटेज ऐसी सामने आई, हम टीवी पे तो नहीं दिखा सकते, जिस पे नजर आ रहा है कि वो औरत जिसको सब ने मजलूम करार दे के कहा जनाब उसको बरहना किया गया है, उसके साथ ज्यादती की कोशिश की गई है, उसके कपड़े उतारे गए हैं, उसका दुपट्टा उतारा गया है, बहुत कुछ कहा गया। और उस पर कमाल है, हमारे सियासतदानों से लेकर हमारे दानिशवरों पे ट्वीट आना शुरू हो गया। मैंने तो ऐसे से ट्वीट पढ़े कि पंजाब में अब बिल्कुल अमन तबाह हो गया है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया। यानी किसी ने तस्दीक करना ग्वारा नहीं की, सोशल मीडिया से उठाया तो हमने टीवी पे चलाने शुरू कर दिया। आपने कभी सोचा कि इससे पाकिस्तान की कितनी जगहंसाई हुई? कभी सोचा कि इसमें पाकिस्तान का इमेज कहाँ गिर गया? आपने कभी सोचा कि देखने वालों ने क्या देखा और तासर किया गया कि पाकिस्तान इस्लामी एक रियासत जिसके अंदर ये हो रहा है? और वो शख्स जिसको और उन दुकानदारों को पकड़ के बंद कर दिया गया, उनकी तस्वीर दिखाई गई, बल्ले बल्ले करा दी गई इंतजामिया की, जब वहाँ पकड़ लिए गए और उनको उनका ख़ानदान के अंदर बदनामी हो गई।
आपको पता है यहाँ तक गया कि बेचारों के फैमिली के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए कि मियाँ बीवी का झगड़ा शुरू हो गया, बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया कि हमारे वालिद की तस्वीर या हमारे भाई की तस्वीर आ गई, हम क्या करेंगे। अब दूसरी जो फुटेज सामने आई जिसमें दिखाया गया 5-7 फुटेजेस हैं, जिसमें एक में फुटेज में जिसमें आई हैं फुटेज 3 फुटेज तो वो आई है ना जिसमें दिखाया गया है खवातीन खुद कपड़े उतार के आ रही हैं और उनको क्या पता था कैमरे लगे हुए हैं। और अब यही वही खवातीन यहाँ पे भी हैं, आप देखें चीज़ें किस तरह चोरी कर रही हैं, बाकी सामान किस तरह चोरी कर रही हैं। हमने एक तस्वीर दिखा दी, उस पर हमने इतना शोर डाल दिया कि पूरी दुनिया के अंदर हमें रसवाई का सामना करना पड़ा। अब दूसरी जब सामने चीज़ आई तो अब मुझे बताएं वो जो 2 रातें या 3 रातें या 4 रातें वो लोग जो ध्यानों में रहे हैं उनका क्या कसूर था, वो रातें वापस कौन करेगा, उनकी वो इज्जत जो रसवाई हुई वो वापस कौन करेगा, पाकिस्तान की जो जग हसाई हुई उसको जो रसवाई हुई वो वापस कौन लाएगा। यासर एक मैं आपको ये इतला दे रहा हूं, इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई है, सिर्फ पंजाब के अंदर 300 से ज्यादा ऐसे गिरोह हैं जो ऐसा काम करते हैं। औरतें सिंध में हैं, KPK में हैं, बलोचिस्तान में हैं, सैकड़ों की तादाद में। कई फैशनेबल लड़कियां हैं, क्या करती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं, जनाब घर के अंदर पानी पीना है, घर के अंदर जाती हैं, वहीं पे बैठती हैं, 5 मिनट बाद शोर डाल देती हैं कि हमसे जेवर छीन लिया, हमें हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की गई। पिछले गुजरपुरा लाहौर में एक वाक़या, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इनकी जो FIR दर्ज हुई, शोर मच गया सारे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि इन लड़कियों को शादरा से अगवा किया गया, अगवा करने के बाद लाया गया और इनके साथ ज्यादती की गई। बाद में बात क्या निकली कि जनाब दोनों जो हैं एक डांस के लिए बुक हुई और ये डांसर हैं, रकासाएं हैं, और ये वहां पे ये करने आई और उसके बाद पैसों पे फटा पर और उन्होंने जाके और बयान दे दिया। कभी उसके बाद मीनारे पाकिस्तान वाला जरा वाकया आ जाए ना, जरा क्या हुआ मीनारे पाकिस्तान वाला वाकया में, क्या कहा गया। हमने तो सबसे पहले हकाइक सामने लाए थे ना, तो उसके बाद वो ही मोहतरमा जो है आज किधर है। आज उनके बयान के बाद आपको पता है कि तकरीबन लोगों की जमानतें हो चुकी हैं, तकरीबन लोगों की। फिर उसी मोहतरमा ने कहा जी मेरे साथ ये खेल रैम्बो ने खेला है, मेरे साथी ने खेला है जो पहले भाई था। तो ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती रही हैं सर, और ये प्लान्ड जो ग्रुप थे ये अपने पैसे को कमाने के लिए इज्जत बेचते थे पाकिस्तान की, और इस पे सोशल मीडिया ने ऐसा किरदार अदा किया। कुछ दानश्वरों ने, हमारे मारूफ दानश्वरों ने, कुछ एंकर्स ने हमारे, कुछ और लोगों ने हमारे ऐसे किरदार अदा किए कि कमाल की हो गई, कमाल हो गई। या सर अब ये जो गिरोह बने हैं इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन इस पर भी मोहब्बतियां पकड़ के आ जाएंगी ना। इमरान साहब आप ये देखें ना, आप मुआशरे का दबाव तो होता है, अगर आप वो दुकानदार इसमें मुलव्वस हैं तो उल्टा लटका दें, लेकिन आप पूरे वाकई की तहकीकात तो करें कि एक औरत पहले मुस्कुराती है, मुंह पे दुपट्टा रख के दूसरे को कुछ कहती है और फिर खुद वो हरकत करती है जिसका इल्जाम वो दुकानदार पे लगा रही है। तो ये मुख्तलिफ पहलुओं से प्रोसिक्यूशन हमारी क्यों नहीं होती। आप आज की अगर रिपोर्ट देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, सबसे करप्ट तरीन इदारा पाकिस्तान का जिसे करार दिया गया है वो पुलिस करार दिया गया। बिलाशुबा बेशतर अफसरान ऐसे हैं कि जो काम करते हैं और पूरी तंदही के साथ काम करते हैं और मुआशरे में इस्लाह लाना चाहते हैं, लेकिन कुली तौर पे हमारा इमेज क्या बना हुआ है, हमारी प्रोसिक्यूशन का इमेज क्या है। शहीद भी तो वो होते हैं ना, जानों का नजराना भी, फ्रंट लाइन वर्कर्स भी वो है। आज हम घर में सुकून से सोते हैं कि बाहर पुलिस मौजूद है, हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए ना। यानी आप चंद अनासिर की वजह से पूरे इसमें हमारा कसूर है, सोशल मीडिया का और मीडिया का कसूर है। या सर मैं और आप बैठे, हमने इस खबर के ऊपर शो क्यों नहीं किया। जब टीवी पे ये खबर चली तो रिपोर्टर से क्यों नहीं पूछा गया कि इस खबर का क्या था, किसी जिस भी चैनल पे चली, सोशल मीडिया पे चली। मैं इतना फख्र महसूस करता हूं कि मैं जिस इदारे में काम करता हूं, हमारा दारा एक तस्दीक यहां पे दूसरा रुख चला था उसका। जी बिल्कुल दूसरा रुख चला था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दायरे में खबर वो चलती है जो खबर होती है, हम इस तरह नहीं चलाते, तस्दीक के बगैर हमारा दारा खबर नहीं चलाता, ये शुक्र अल्लाह। लेकिन अब देखें ना, इससे जो हो रहा है, आपकी कोई एक खबर, कोई एक चीज़ कई ख़ानदानों को बर्बाद कर गई। ख़ानदानों से हट के पाकिस्तान के अंदर मुझे बाहर से फ़ोन आना शुरू हो गए कि भाई हम तो अपनी फैमिलियों को बड़ा महफूज समझते थे, अब क्या करें, क्या दुकानों के अंदर ऐसा होता है, क्या दुकानों में ऐसा होता है, यहाँ तक ये चीज़ें आना शुरू हो गई। तो या सर ये जो गिरोह हैं ख़वातीन के, अब आपको पता है कि सानिया तो नहीं कह सकता,
ड्रामा मीनार पाकिस्तान में जो हुआ, जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 50 से ज्यादा ऐसी FIR दर्ज हुई जिसमें खवातीन ने कहा इसने हमारे साथ ये कर दिया, इसने हमारे साथ ये कर दिया। चलती है ना, मुझे एक बात बताएं, एक FIR में पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था जब मैंने कहा इस प्रोग्राम में करना, उसमें एक जिक्र करती है खातून के जनाब मैंने फलां जगह नौकरी की तलाश में गई, मैंने वहाँ पे नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, उसके बाद उसने मुझे कहा आप मेरे साथ होटल चलो, तो मैं होटल चले गई, वहाँ पे मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। भाई आप एक दफ्तर में इंटरव्यू देने गई हैं मोहतरमा, तो उसके बाद जब आपको होटल लेके जा रहा, आपको नहीं पता होटल में किसने लेके जा रहा है, क्या आप होटल में रिसेप्शन पे जा रही थी, क्या होटल पे आप वहां पे को खाना पकाने जा रही थी? ऐसे केसेस की वजह से वो जो हकीकी केसेस हैं, एक तो प्रोसिक्यूशन उनकी भी कमजोर होती है और उन पे भी कदगन लगती है, और वो जो हकीकी होते हैं उसकी आड़ में बहुत से मफाद हासिल करने वाले अपना केस भी उसी तनाजुर में आगे चला लेते हैं। राना साहब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी करप्शन डे के हवाले से। एंटी करप्शन डे पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट को मद्देनजर रखें। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने 4 महकमे ऐसे हैं जिन्हें करप्ट ज़दा करार दिया है, निज़ाम सेहत पे भी, निज़ाम अदल पे भी और पुलिस के निज़ाम पे भी उन्होंने कदगन लगाई है। आप ये देखिए कि मजमूई तौर पे बैनुल अक़वामी सतह पे हमारा तशख़्ख़ुस क्या बन चुका है। तो एंटी करप्शन डे के ऊपर हुकूमत क्या सोचती है, आगाही कैसे फैलाई जाएगी? यस, आज मैं गया, आज ये था, आज एक एंटी करप्शन डे पे ना बड़ा अच्छा इवेंट किया हुआ था एंटी करप्शन पंजाब ने। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने कहा भाई आज एक फ़ैसला करें, आप हम पे तनकीद करें और हमें बताएं हम किस तरह ठीक करेंगे। अच्छा, बड़ी दुआदार वहाँ पे तकारीर हुई, सब ने की, तनकीद भी बड़ी हुई खुल के उन पर, उन्होंने बड़ी बर्दाश्त की, सुनी गौहर नफीस साहब ने। अच्छा, जब अंदर में जा रहा था ना हम उसमें, तो एक औरत बेचारी बड़ी मजलूम सी औरत थी, वो खड़ी थी और वो हाथ जोड़ के उनको कह रही थी कि खुदा का वास्ता है मेरा मसला सुने। तो उन्होंने खड़े होकर ना सिर्फ उनका मसला सुना बल्कि उन्होंने उनके मसले को हल किया, और हल करने के बाद उस औरत ने दुआएं भी दी। तो मैंने DG एंटी करप्शन से पूछा, मैंने कहा जी ये आपके ये सारे जो आजकल आप एक्शन ले रहे हैं, आज एंटी करप्शन डे है, तो आप क्या ये एक्शन सारे जो है उसमें हैं अपोजिशन ही चोर है, सारी कब्ज़ा ग्रुप अपोजिशन है, बाकी जो मौजूदा हुकूमत है इसके अंदर सारे फरिश्ते हैं? तो उन्होंने कहा चले मुझे कोई एक केस ला दें किसी का भी, अगर हम 1% भी रियायत कर देंगे तो फिर बात कीजिएगा। अच्छा, फिर हम जर्नलिस्ट सवाल करने से बात नहीं आती, मैंने कहा जी आपने एक 300 अरब रुपए का केस एक्साइज का सामने लाया जिसमें आपने कहा खुरम गुज्जर इसका मेन किरदार है, कहाँ गया वो केस? फिर आप अफजल खोखर का वो केस याद है आप, वज़ीर आज़म बड़ा जिक्र करते हैं, कहाँ गए वो सारे? उन्होंने उसकी वजूहात बताई और उसके बाद एक चीज़ बड़ी खबर मैं आपको दे दूँ कि उन्होंने कहा यार 1 माह में बड़ी तगड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। मैंने कहा जी तगड़ी उन्होंने कहा आप देखेंगे तगड़ी गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं, और तगड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो ऐसी होंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा आप ज़हन में रखिएगा हम तो नया काम शुरू करने लगे हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए। मैंने कहा ये मोटरवे पे करप्शन हो गई या रिंग रोड पे करप्शन होगी, शायद ये आम आदमी को उसका वो ना हो। आम आदमी पटवारी से ना, पुलिस से, अस्पतालों में, इनसे बेचारा तंग होता है। उसने कहा आज के बाद एंटी करप्शन के लोग जो है ये बेस बदल के ना साइल बनकर FIR करवाने या फ़र्द लेने या दीगर मामलात पे जाएंगे, और जाके जहाँ पे करप्शन होगी फिर ऐसा पकड़ा जाएगा कि आम आदमी को उसकी सहूलत मिलेगी, आम आदमी जो है उसके दस्तक जाएगा। ये हुआ। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, आज एक आपको हमने जो एक इन्वेस्टिगेशन की है उसकी एक रिपोर्ट आपको बता दूँ। एंटी करप्शन सिंध टोटल हुकूमत की मर्जी से, सही टोटल, और वहाँ पे मुल्ज़मान के साथ जो हो रहा है वो भी किसको कहाँ पकड़ा जाता है, और उनके मुल्ज़मान जेलों में क्या सहूलतें ले रहे हैं। KPK के अंदर भी एंटी करप्शन वो कारकर्दगी दिखा रही, बलोचिस्तान में भी नहीं, सिर्फ पंजाब में दिखा रही है। गैर जानिबदार पंजाब में भी गैर जानिबदार नहीं मैं कह सकता, लेकिन पंजाब में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। और पहली दफ़ा यहाँ पे ग्रेड 21 से 20, 19 के लोग भी पकड़े गए हैं। और मैंने तो कहा कि अब आने वाले दिनों में, मैंने गौहर नफीस को मैं जानता हूँ, तो DG एंटी करप्शन है बड़ा काम होने जा रहा है, और ये जो बड़ी गिरफ्तारियाँ होंगी ना, ये तमाम चैनल्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। उम्मीद करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जिस अज़्म का इरादा किए हुए हैं कि करप्शन का नासूर जो है वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, नैब भी इसी सतह पे काम करना चाहती है। एंटी करप्शन अगर इसी अज़्म को लेकर आगे बढ़ना चाहती है तो वो अपने अज़्म में कामयाब हो। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिका भारतीय आर्मी चीफ और मौजूदा भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। वो तमिलनाडु जा रहे थे और उनके साथ मजमूई तौर पर हेलीकॉप्टर में 14 अफराद सवार थे और उनकी अहलिया भी उसी हेलीकॉप्टर में सवार थीं। 13 अफराद की हलाकत वाक़ हुई जबकि एक शख्स जिंदा बचा है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने इस पर इजहार अफसोस भी किया है, तो इसके मुहर्रिकात जानने की कोशिश करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। अभी इब्तदाई तौर पर जो खबर आई, हेलीकॉप्टर एक फनी खराबी की वजह से तबाह हुआ, लेकिन कुछ सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल भारतीय मीडिया पर नहीं उठ रहे, बैनुल अक़वामी सतह पर उठ रहे हैं कि रूसी हुक्काम के दौराए भारत के फौरी बाद रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर का तबाह हो जाना कैसे सवाल उठाता है? देखिए, यहाँ से कुछ और सवाल भी उठ रहे हैं। आपको पता है आज जिस वक्त ये वाक़या होता है उसके कुछ देर बाद 3 भारतीय चैनल जो है वो कुछ पुरानी चीज़ें दिखाना शुरू करते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि जिस वक्त लद्दाख में चाइना के साथ इनकी फ़ाइट हुई और जिसमें भारतीय फ़ौजी कई जो है वो मरे, कई ज़ख्मी हुए, कई कैदी बने, तो उसके बाद एक चीज़ जो इन्होंने एक ड्रामा किया था पुलवामा वाला, जब पता चला कि अपने ही फ़ौजी खुद मरवा दिए इन्होंने, तो उसके बाद इनके अपने जर्नैल इनके ख़िलाफ़ हो गए थे और इनकी फ़ौज के अंदर एक बड़ी शदीद फड्डेबाजी शुरू हो गई थी। फिर आपको याद होगा, फिर एक हुकूमत के अंदर कुछ वज़रा ने बाकायदा तकारीर इनके ख़िलाफ़ करनी शुरू कर दी थी। तो ये चीज़ें आज डिस्कस होना शुरू हुई कि इनके अंदर कई बड़ी खौफनाक सी ग्रुपिंग हो चुकी थी और उस ग्रुपिंग की वजह से ये हादसा हो सकता है। इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। और यहाँ तक मैंने एक इंडियन चैनल देख रहा था, उस पर डिस्कस हो रहा था कि जनाब ये आला तरीन क़यादत आर्मी की जा रही है, हेलीकॉप्टर ठीक था, ख़राबी जब पैदा हुई क्यों पैदा हुई और उस जगह पर जाकर क्यों गिरा जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको बगावत का सामना है। फिर यह भी कहा गया कि 1-2 दिन पहले भारत की एक और रियासत के अंदर बड़ी खूनी लड़ाई शुरू हुई थी और उसमें बड़े लोगों को मारा गया था, तो उस पर भी बड़ा एक फड्डा चल रहा था और जो उस रियासत से तल्लक रखने वाले फ़ौज के इनके अंदर लोग थे वो भी उस पर उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था। लेकिन राणा साहब, आप ये भी तो देखें कि ये उनके सबसे चहीते थे। रिटायर होने की उम्र आई तो रिटायर नहीं किया गया, इनकी जगह आर्मी चीफ को यार लगाया गया, तो इनके लिए एक नई सीट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ निकाली गई और उधर इन्हें तौसी देके बराजमान कर दिया गया। तो इतने चहीते लोग जो हों उनके खिलाफ इस तरह की प्रोपेगेंडा। चहीते किसके थे? ये भारतीय हुकूमत के भी चहीते थे, फौज के भी चहीते थे। नहीं, यही तो गलत है ना। ये वो बातें चले, अगर ऐसा ही था तो आज उन भारतीय चैनल्स को फौरी तौर पर क्यों कहा गया कि इन चीज़ों को रोकें? क्यों कहा गया? फिर चले फिर ये बता दें, फिर ये भारतीय हुकूमत ही बता देना, उनका शोबा जो इतलात है उनकी आर्मी का वो बता दे कि क्या एक शख्स जो बच गया उसने कुछ बताया, या वो हेलीकॉप्टर जिसमें अहम तरीन चहेते तरीन भारतीय फौज के अफराद जा रहे थे उसको चेक एनओसी किसने दिया? अगर वो बिल्कुल ठीक था तो फिर किस तरह तबाह हो गया? ये कोई उसमें मोहम्मद बूटा तो नहीं जा रहा था, उसमें कोई चंद स्याह तो नहीं जा रहे थे। आप क्या समझते हैं ये आज ये जो हुआ है वाक़या हुआ है, ये भारत के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म के आने वाले दिनों में हालात पैदा होने जा रहे हैं। सर आप ये इनके भी हमायती लोग मौजूद होंगे ना, ये जिनके चहेते थे, ये हो सकता है ये जवाब उन्हीं को गया हो और हो सकता है आप देख रहे हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप खराब होता नहीं, हो गया है, होता नहीं हो गया है भाई। ये भारतीय मीडिया को रोक दिया गया है। ज़रा इंटरनेशनल मीडिया देखें, ज़रा भारत के ले ना किसी दानिश्वर को। मैंने किया, एक बड़े मेरे दोस्त हैं वो भारत में एक मारूफ टीवी चैनल पे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने मुल्क के साथ हैं, हमारा मुल्क जो कहता है हम तो उसके मुताबिक हमारा मीडिया चलता है, लेकिन इसके पीछे को कहानी भरी है। मुझे उन्होंने कहा जी इसके पीछे कहानी भरी है। मैंने कहा यार इसको पाकिस्तान पे ना डाल दीजिएगा, और तो कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं ये पाकिस्तान पे नहीं डलना, ये डलना हमारे अपने अंदर के लोगों पे है और इस पर कहानी भरी है। और उसने एक मुझे इशारा दिया, मुझे नहीं पता इस पर हकीकत है कि नहीं। उसने कहा सारे जो बंदे हैं जो इसमें मर गए हैं
ज़रा इनके नाम सामने आएंगे तो आपको कुछ नाम ऐसे नज़र आएंगे जिनका तल्लक जो है वो आर्मी के किस शोबे से है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन लोग जो साथ जाना चाहते थे अचानक ड्रॉप हुए हैं, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। यानी अभी इसकी मजीद परतें खुलने वाली हैं और अभी मजीद हकाइक मंजर आम पे आएंगे। देखते हैं कि भारत के अंदर सूरत हाल किस नहज तक पहुँचती है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब की इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।